जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देश प्रदेश की नजरें भारत के मुखौटे यानी कि जम्मू कश्मीर पर भी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर क्या हालात बने हैं, 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, इससे सभी वाकिफ हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिलहाल चल क्या रहा है? सभी अपने अपने तरीके से सियासी गोटियां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो या फिर बात पीडीपी की हो या फिर बात कांग्रेस के सियासी दांव की हो, फिलहाल प्रदेश की राजनीति में जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, इसको अगर हमें जानना है तो मुझे लगता है कि सीनियर जर्नलिस्ट एसपी शर्मा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज हम मौजूद हैं एसपी शर्मा जी के पास, जो आपको जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिलहाल चल क्या रहा है, किसका पलड़ा भारी है और कौन किस तरीके से सियासी गोटियां फिट कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 50 साल से ज्यादा तजुर्बा एसपी शर्मा जी को है, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एसपी शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। नमस्ते। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं 10 साल बाद, किस तरह का सियासी समीकरण आप देख पा रहे हैं? सबसे पहला और बुनियादी सवाल। मैं एक्चुअली सबसे पहला जो मैंने इलेक्शन कवर किया था वो था 1978 का। तो उस वक्त तो जम्मू कश्मीर स्टेट थी और वो इलेक्शन जो थे उस वक्त शेख अब्दुल्ला को, इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ था 75 में, तो उसके बाद ही पहला इलेक्शन था। तो तब के इलेक्शन और आज जो हो रहा है इसमें बहुत फर्क है। ये एक तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया, डाउनग्रेड हो गया 2019 में, स्टेट से इसे यूटी बना गया, तो ये यूटी में हो रहा है इलेक्शन। तो दूसरा इस बार एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है कि सेपरेटिस्ट और जमाते इस्लामी के जो हार्ड कोर लोग थे वो भी इलेक्शन में कूद गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो किस तरफ ये इलेक्शन मोड़ लेती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझना है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से देखें, क्योंकि ऊपरी तौर पर ये कहा जाता है कि जम्मू रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, कश्मीर रीजन की हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो जातीय समीकरण की गोटियां जो राजनीतिक दल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कौन खरा दिखाई दे रहा है? ये इस बार पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में सीटें शेड्यूल कास्ट, ये ट्राइब्स के लिए और कास्ट के लिए यहाँ रिजर्व हुई हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि किस तरह ये पार्टियां, एक्चुअली सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स तो खड़े कर चुकी हैं और ज़्यादातर इसमें वो हैं जो दल बदलू एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आए हुए हैं। तो इस बार ये नया फीचर है यहाँ पे, तो ये देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका और कौन सी पार्टी बाजी मारती है। क्योंकि परिसीमन से पहले जो जम्मू और कश्मीर का जो सीटों का संख्या का हिसाब था वो 83 के आसपास था। अब 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। जम्मू रीजन में 6 सीट बढ़ाई गई है, कश्मीर रीजन में 1 बढ़ाई गई है। हालांकि ये बात अलग है कि इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है यूटी में, जम्मू कश्मीर में। तो ये आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी अपना फायदा देखते हुए इसलिए उन्होंने ये गोटी फिट करी है। लेकिन असल में इसका उद्देश्य आप क्या मानते हैं? ये तो हर पार्टी जो भी पावर में होती है, जब ये डिलिमिटेशन होती है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं और इसका फायदा तो बीजेपी को, अब देखिए उन्होंने जैसे यहाँ पे ये दी थी रजौरी पुंछ में पहाड़ी रिजर्वेशन, मगर उसने काम नहीं किया कुछ भी। लोकसभा इलेक्शन में कोई फायदा नहीं हुआ इनके कैंडिडेट को, जिसे ये अब खुद तो उतारा नहीं था हुआ। ये वो अल्ताफ बुखारी की पार्टी, उसके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। इनके राजस्थान, मध्य प्रदेश से मंत्री भी आके कैंपेन कर रहे थे रजौरी पुंछ में, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब ये देखना होगा कि जैसे पाडर में भी इन्होंने दिया है, वहाँ तो ये
अलग कॉन्स्टिट्यूंसी भी बन गई है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वहाँ भी देखेंगे कि अब क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में इश्यूज अलग होते हैं। यहाँ लोकल इश्यूज इस वक्त होंगे, तो वो देखना है कि अब ये इनका ये जो रिजर्वेशन दी है वो काम करती है कि नहीं इनके फेवर में। लेकिन यूटी में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मान रहे हैं? भाई हम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू के अलग मुद्दे हैं, कश्मीर के अलग मुद्दे हैं, तो किसको नुकसान हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, हमेशा ही ये रहा। जम्मू और कश्मीर के हमेशा ही अलग मुद्दे रहे हैं। जैसे 370 आप देख लीजिए, 370 यहाँ जम्मू में वेलकम किया लोगों ने कि टूटी है, कश्मीर में इसे पसंद नहीं किया गया। वहाँ ये अब इशू सभी रीजनल पार्टीज ये इशू उठाया उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कि 370 और 35A जो है वो रिस्टोर करेंगे। लेकिन ये संभव है, या फिर वोट बैंक की राजनीति, पीडीपी, एनसी, या फिर जो छत्रप हैं या फिर अलगाववादी नेता है, क्या वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या ऐसा संभव आपको दिखाई दे रहा है संवैधानिक तौर पर? नहीं, ये संभव नहीं है कि दोबारा रिस्टोर हो। वो सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये मुश्किल है, हो नहीं सकता है। अच्छा, यूटी के मुद्दों को कौन कैप्चर कर रहा है? इस वक्त जो है बीजेपी तो काफी कोशिश कर रही है, मगर उन्हें एक नुकसान इन 10 सालों में जो ये सेंट्रल रूल रहा यहाँ पे, उसमें ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई हुई है, आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आम पब्लिक जो है बिल्कुल उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी अपने जैसे उनका दिल चाहता है वैसे चल रही है। और एलजी जो है उनका भी ये पहली बार मैंने देखा कि ऐसे गवर्नर है जो पब्लिक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई उनका फिक्स टाइम नहीं है। जैसे पहले गवर्नर होते थे, जब ये सेंट्रल रूल होता था तो वो कम से कम दिन में सुबह 1 घंटा या 2 घंटे आम पब्लिक के लिए खुला दरबार ऐसे रखते थे। तो ये जो हमारे इस वक्त एलजी हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा रखा ही नहीं हुआ कि आम पब्लिक की कोई प्रॉब्लम सुने या कोई कुछ। एक महत्वपूर्ण सवाल ये, चूंकि हम देख रहे हैं कि यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, एक पैंथर पार्टी को भी है, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी को भी है, और 5 सीटें फ्रेंडली फाइट के लिए रखी गई हैं। तो इस चक्रव्यूह में क्या आपको लगता है कि बीजेपी फंसेगी? क्योंकि हमने इससे पहले एक गठबंधन देखा है इंडिया अलायंस का, उसमें तो बीजेपी का रथ रुक गया, लेकिन यूटी में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? इसमें भी काफी फर्क पड़ेगा बीजेपी को। इसका नुकसान लग रहा है कि होगा नुकसान, क्योंकि बीजेपी में आप देखिए ये जम्मू की 43 सीट्स हैं, उनमें से 13 पे तो आपस में इनकी लड़ाई लग गई हुई है। जो कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए उन्हें वो कह रहे हैं कि ये पैराट्रूपर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाहर के लोग हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इन 13 में कोशिश भी कर रहे हैं। कल राम माधव भी आए थे। लेकिन ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में क्यों बड़ा हो गया? भाई इससे पहले हमने पंजाब में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, राजस्थान में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, यहाँ तक कि जो पैराशूट उम्मीदवार होते हैं उनको टिकट दे दी जाती है, लेकिन जो कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पर रहकर, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यूं कहा जाता है कि बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखती है। तो जम्मू कश्मीर में ये चीज बीजेपी के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकती है? जम्मू कश्मीर में आप देखिए ये इलेक्शन जो है 10 साल के बाद हो रही है, पिछली 2014 में हुई थी। तो अब 10 साल से जो बीजेपी के वर्कर हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस एरिया में है वहाँ काम कर रहे थे इसी उम्मीद में कि टिकट मिलेगी। और हुआ ये कि ये 13 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में वो पैराट्रूपर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और पार्टियों के इन लोगों को टिकट दे दी। तो ये तो नेचुरल था कि जो आदमी 10 साल से तैयारी कर रहा है उसे अगर आप बाहर कर दो तो वो तो स्वाभाविक है कि रिवोल्ट होगी। तो इससे मतलब ये मानकर चला जाए कि एनसी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा? इससे हो सकता है उनको हो जाए, मगर अभी एक्चुअली ये इलेक्शन पूरी तरह कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई, अभी थोड़ा अर्ली है। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी 4 तारीख को आने वाले हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ये लोग भी आएंगे, फिर पता चलेगा कि हवा किस तरफ चल रही है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये
जो रिवोल्ट हो रही है इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि मान लीजिए जो नतीजा आता है, जो परिणाम आता है सामने, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मान लीजिए कि सीटें नहीं आती है बहुमत के लिए, तो बीजेपी क्या उन अलगाववादी नेताओं के साथ हाथ मिलाना ठीक समझेगी जो ग्राउंड पर उतरे हुए कश्मीर की तरफ, जो एक चर्चा का विषय भी है पूरे जम्मू कश्मीर में कि अलगाववादी नेता भी उतरे हुए हैं और कुछ ऐसे नेता भी जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं जो एक बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे नेता डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में कहते हैं कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखिए 2014 में बीजेपी और पीडीपी का कोई सोच ही नहीं था सकता कि अलायंस हो सकता है कभी, तो वो भी हुआ। और अब ये देखेंगे कि अगर हंग असेंबली आती है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग जोड़ तोड़ अपने सारी पार्टियां। पीडीपी का वजूद आप कश्मीर या फिर जम्मू रीजन में क्या देख रहे हैं? पीडीपी को एक्चुअली जो इन्होंने बीजेपी के साथ किया कश्मीर, ये पीडीपी तो बेसिकली कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, तो इनको काफी नुकसान पहुंचा है वहां पे। आपने देखा ये पिछले इलेक्शन में यहाँ से महबूबा मुफ्ती हार गई, उधर उमर अब्दुल्ला हार गए। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जो हैं टॉप के लीडर ये हार जाएंगे। तो पीडीपी को काफी नुकसान उससे हुआ है। वो कोशिश तो कर रही है महबूबा कि किसी तरह इसे किया जाए रिस्टोर सारा जो पुराना कॉन्फिडेंस था, मगर अभी वो हो नहीं पा रहा है। पीडीपी में हम देख रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो एक तरह से डायनेस्टी पॉलिटिक्स कर रही हैं, और इधर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो उमर अब्दुल्ला एक बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। तो इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स का फायदा क्या आपको लगता है इन दोनों पार्टियों को होगा, या फिर वो जो परसेप्शन बनी हुई है चाहे फारूक अब्दुल्ला की हो या फिर महबूबा मुफ्ती की हो, क्या वो इल्तिजा मुफ्ती या फिर उमर अब्दुल्ला वो कर पा रहे हैं? ये डायनेस्टिक जो इनका है मुझे ये पर्सनली ये लग रहा है कि इनका ये जो थर्ड जनरेशन, उमर अब्दुल्ला तो ऑलरेडी थर्ड जनरेशन चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो इल्तिजा मुफ्ती अब देखें कि बीज बिहाड़ा में क्या वहाँ एक्चुअली सेपरेटिस्ट भी हैं कुछ। तो जैसे आपने देखा नॉर्थ कश्मीर में सरप्राइजिंग रिजल्ट था जो ये लोकसभा का हुआ, इंजीनियर रशीद जो जीता, कोई एक्सपेक्ट नहीं था, यही लग रहा था कि ये वोट काफी काट लेंगे, मगर जीतने का नहीं था लग रहा और वो जीत गए, तो काफी सरप्राइजिंग था। अब ये जो सेपरेटिस्ट खड़े हुए हैं सारा इन पे डिपेंड करता है कि ये कितने वोट लेते हैं, क्या होता है उससे। ये 6 जो सेपरेटिस्ट खड़े हैं इस वक्त तक 6 खड़े हैं कश्मीर में, तो इन 6 सीटों पे बिल्कुल वो असमंजस ही रहेगा एंड तक। जी, 2 पॉइंट मैं और आपसे पूछूंगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो इसको थोड़ा सा और माइन्यूटली समझ पाएं। पहला पॉइंट ये, भाई कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपना वो वजूद कायम नहीं कर पा रही, ये एक सच्चाई है, फैक्ट है। और दूसरा पॉइंट ये, चाहे पहले चरण की बात हो जितनी भी सीटें आती हैं, दूसरे चरण की बात हो और तीसरे चरण की बात हो, कहां कहां पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बीजेपी के लिए कश्मीर में? जी, पहले कश्मीर की बात करें। कश्मीर में एक्चुअली बीजेपी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। आपको याद होगा पहले जब वाजपेयी और अडवाणी का युग था, उस वक्त वो कश्मीर में कैंडिडेट खड़े ही नहीं थे करते, उन्हें पता था कि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब ये नए जो मोदी जी के राज में अब इन्होंने काफी मेहनत तो की है और इस लोकसभा इलेक्शन में वोट परसेंटेज भी बढ़ी है बीजेपी की कश्मीर वैली में, मगर वो इतनी नहीं कि ये कोई जीत सके सीटें। अब ये देखने वाली बात है कि जो ये माइग्रेंट्स जो लड़ रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित, वो भी जो बीजेपी ने 2 खड़े किए हैं अभी तक, तो उनका क्या रहता है, क्योंकि उनके तो वोटिंग यहाँ होनी है जम्मू में या दिल्ली में, तो ये देखने वाला रहेगा कि क्या आउटकम रहता है उनका। पहले चरण में
जो सीटें हैं उसमें बीजेपी के लिए कहां पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की। ठीक इसी तरह सेकंड फेज भी, थर्ड फेज भी। अभी बीजेपी ने कश्मीर में तो 7 सीटें अनाउंस की हैं। अभी जो लास्ट लिस्ट आज कल में निकलने वाली है उसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर में और कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो जम्मू में तो जो ये 13 सीटें हैं इन्हीं पे ही प्रॉब्लम आ रही है बीजेपी को, जहाँ पे ये रिवोल्ट हो गया। आपने ये देखा होगा, कल सांबा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। फिर जम्मू में यूथ, हाँ कश्मीरा सिंह, और जम्मू में यूथ युवा जनता दल उनके प्रेसिडेंट ने कर दिया। फिर वैष्णो देवी जो बनी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी है, वहां पर भी कुछ चल रहे हैं इनके मतभेद। जम्मू ईस्ट में चल रहा है, वहां पर भी लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर वो यहाँ छंब में भी, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अखनूर में भी हो रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि इन्हें कैसे ये संभालते हैं ये सारे प्रोटेस्ट को। एसपी शर्मा जी, एक आखिरी मैं सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन ये आखिरी सवाल मुझे लगता है कि सभी दर्शक भी बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 50 साल का तजुर्बा आपका है। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत माइन्यूटली देखते आए हैं। आपने एक तरह से बड़े बड़े चेहरों से भी मुलाकात की है और उनके कार्यकाल में क्या फैसले लिए गए या फिर क्या नहीं लिए गए जो होने चाहिए थे या नहीं। एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये 370 हट गई है, 35 से हट गई है। इसका परसेप्शन, इसका नैरेटिव बीजेपी लगातार बना रही है कि ये प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आड़े आ रही थी, इसको हटा दिया। लेकिन क्या आपको लगता है जो फिलहाल एक परसेप्शन पीडीपी, एनसी या फिर कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, ये 370 वाला दाव बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है? एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करूंगा, स्टेटहुड का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? ये 370 जो है वो मैंने बताया कि कश्मीर में तो ये बीजेपी के अगेंस्ट ही जाएगा। और आपने ये असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा, वहां भी इन्होंने, बीजेपी ने 370 कोई इशू ज्यादा बनाया हुआ था, मगर उसका कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। आपने देखा ये जो 2 सीटें जम्मू की बीजेपी जीती है, इसमें इनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री काफी गिर गया नीचे। पहले 5-5 लाख से जीत रहे थे, इस बार 1.5 लाख, 1.25-2 लाख, बस ये मार्जिन रह गया। तो दूसरा ये जो स्टेटहुड है वो तो लोगों ने लोगों को वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया। यूटीज को स्टेट बनते सुना है, मगर ये पहला, इंडिया में पहला एग्जाम्पल था जहां एक इतनी बड़ी स्टेट को यूटी बना दिया गया और 2 टुकड़े कर दिए। तो उपराज्यपाल को जो शक्तियां दे दी गई हैं, इसके मायने क्या हैं? ये तो दिल्ली जैसा होगा, जैसे केजरीवाल को हर चीज के लिए एलजी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, वही हाल यहाँ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी शर्मा जी बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित जो अहम विषय हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो नैरेटिव और परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम चीजों को हम कैप्चर करेंगे और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन जसबीर के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से।